प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 1 देखेंगे, जिसका कोड 324 FF है। और इससे पहले हम 2023 के 7 सेट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने 2023 के सेट अब तक नहीं किए हैं तो आप उनको भी कर लीजिए, क्योंकि 2023 के सारे सेट इम्पोर्टेंट हैं और उनमें आए हुए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें से आपको जो है 5 बहुविकल्पीय दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। आपको सिर्फ एक ऑप्शन सही लगाना है और सिर्फ आप एक ही ऑप्शन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है ना बच्चों? आपको कोई क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आपको कोई 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिखिए पहले का कै, आप ऐसे लिखिए पहले का कै और सिर्फ आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना? देखिए, हम तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, रफली सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि यदि यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, यानी आपके पास एक सेट है, उसमें सारी सरल रेखाएं पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? और संबंध R जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि L1 L2 दो रेखाओं में संबंध इस तरीके से है कि में दो रेखाएं L1 L2 पर लंब है। जो L1 है वो L2 पर लंब है। तो समुच्चय L में परिभाषित है। निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको चुनना है कि R समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ऐसा इसने रिलेशन दिया है L1 कोमा L2 के बीच कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पर। ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं समतुल्य के लिए चलता हूँ, सबसे पहले समतुल्य चेक करता हूँ, तो समतुल्य के लिए मुझे एक एलिमेंट उठाना पड़ता है। तो मैं मान लीजिए L1 उठाता हूँ और L1 का L1 के साथ ही मैं रिलेशन देखूंगा। ठीक है ना? अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, L1 L2, तो L1 L2 पर लंब है, यानी पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट पर लंब है। तो मैं यहाँ से कह दूं, अगर इसके अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाएगा कि L1 जो है वो L1 पर परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो रेखाएं, सॉरी, एक ही रेखा अपने आप पर ही परपेंडिकुलर हो? ये भी L1 है, ये भी L1 है और एक दूसरे पर लंब हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं होगा। अब चलते हैं सममित के लिए। अगर मैं सममित में देखना चाहूँ तो मैं दो एलिमेंट उठा करके चलूंगा, L1 और L2। अब L1 कोमा L2 पर ये रिलेशन होना चाहिए सेटिस्फाई, यानी L1 परपेंडिकुलर होनी चाहिए L2 के। ठीक है, ये तो हम लेकर के चले। अब क्या, अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो क्या L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर है? जी हाँ। देखिए, अगर कोई मान लीजिए ये L1 रेखा है और ये L2 पर परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाली L2 है। ठीक है ना? तो L2 भी तो इस L1 पर परपेंडिकुलर है, दोनों ही तो एक 90 डिग्री के कोण पर हैं ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब L2 कोमा L1 भी क्या हो जाएगा, R को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सममित है। ठीक है ना? सममित है। अब देखिए, चलते हैं संक्रमक के लिए, चेक करते हैं, है ना? संक्रमक, वैसे तो आपका ऑप्शन ये यही हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है R समतुल्य है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। R सममित है, सममित हमारा आ गया है, तो हम यही ऑप्शन सही लगा देंगे। फिर भी हम चेक करते हैं R संक्रमक है या नहीं है। देखिए, L1 L2 और L3 तीन लेकर के चलेंगे हम रेखाएं। अब L1 L2 में कैसा रिलेशन होगा कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर होगी, और L2 L3 में कैसा रिलेशन होगा कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर होगी L3 पर। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप मान लीजिए आपके पास यही है कि ये L1 है, ये L2 है। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर, यानी एक और L3 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ L3, ये L3 है, ये L3 L2 पर परपेंडिकुलर है। तो अब क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगी? नहीं। L1 और L2 L3 तो समांतर हो जाएगी, L1 L3 तो समांतर हो जाएगी, तो L1 L3 पर परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये संक्रमक नहीं होगा। ठीक है ना? ये संक्रमक नहीं होगा, क्योंकि L1 कोमा L3 जो होगा वो R को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब ये संक्रमक नहीं होगा। तो क्लियरली ऑप्शन आपका सेकंड इसका सही हो जाएगा। तो आप सेकंड ऑप्शन लगा देना, ये आपका सही होगा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि यदि आव्यूह A और B के कर्म, यानी कोटि कर्म से M क्रॉस N और N क्रॉस P हैं, तो ए बी का कर्म क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है कोई ए मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है यानी क्रम है वो क्या है, m क्रॉस n, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या m है और उसमें स्तंभों की संख्या n है। और आपके पास कोई मैट्रिक्स b है, उसमें क्या है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या p है। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहते हो, यानी ए बी निकालना चाहते हो, क्योंकि उसने ए बी कहा है।
तो हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यानी दो अवयवों की गुना हम तभी कर सकते हैं जब इसकी स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो इसमें स्तंभों की संख्या n है और इसमें पंक्तियों की संख्या n है, तो यानी हम दोनों बराबर हैं, तो यानी हम इनकी गुना कर सकते हैं। तो जब ए बी की हम गुना करेंगे तो ये n बीच में से हट जाएगा, इसकी पंक्तियों की संख्या आ जाएगी और इसकी स्तंभों की संख्या आ जाएगी, यानी जो अब ए बी का ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस p। तो m क्रॉस p कौन सा है, देखिए m क्रॉस p थर्ड ऑप्शन, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवकल समीकरण, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये अवकल समीकरण है और इसकी घात हमको बतानी है। ठीक है ना, तो घात के लिए आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किस में किया हुआ है, इसने एक बार है, ये भी एक बार है, ये दो बार है, तो सबसे ज्यादा ये है। तो कितनी बार अवकलन किया गया है इसका, सबसे ज्यादा बार दो बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी कोटि दो हो जाएगी। और अगर इसकी इस अवकल समीकरण की कोटि दो हो गई है, अब अगर इसकी समीकरण की हमें घात पता करनी है तो घात क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया हुआ है उसकी घात देख लीजिए बस। इस टर्म की घात कितनी है, एक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है, इसकी घात देख लीजिए, इसकी घात एक है। तो इसकी घात अगर एक है तो पूरी अवकल समीकरण की घात भी एक हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी घात क्या है, एक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन, घ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे और के डॉट के का मान क्या होगा। आई डॉट आई यानी डॉट प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं आई डॉट आई तो उसका मान वन हो जाता है, इसी तरह जे डॉट जे का भी मान वन हो जाएगा, इसी तरह के डॉट के का भी मान वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वन से वन कट गया, एक वन बच गया, तो बस ये वन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 to π/2 और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + √10x, इसको हमें क्या करना है, इसका मान बताना है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको आई मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आई बराबर 0 to π/2, इसको हम करेंगे डी एक्स अपॉन, इसको हम लिख लेते हैं 1 + √sin x अपॉन कोस एक्स, 10x को लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ये रूट साइन एक्स अलग लिख लेंगे, रूट कोस एक्स अलग लिख लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to π/2 डी एक्स अपॉन, ये रूट कोस एक्स यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेकर के, ये आ जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा आपके रूट कोस एक्स। ठीक है ना, ये रूट कोस एक्स घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो आपका आई बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर एक मान लेंगे। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, परगुण चार लगाएंगे। परगुण चार क्या कहती है, देखिए परगुण चार, परगुण चार ये कहती है कि आप अगर फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स कर दोगे, जो भी अपर लिमिट है, मान लीजिए अपर लिमिट π/2 है, तो x की जगह π/2 माइनस एक्स कर दोगे तो इस फंक्शन पर कोई वैल्यू, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम i बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, और प्लस इसी तरह इसको लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस एक्स। जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आप π/2 माइनस एक्स लगा दोगे, जो भी अपर लिमिट है उसमें से x घटा करके लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू, देखिए ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन, ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यानी कोस एक्स हो गया, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स, कोस तो साइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास हो जाएगा इधर 2i, और इधर देखिए यहाँ भी 0 to π/2 है, यहाँ भी 0 to π/2 है, दोनों की लिमिट सेम है, तो एक ही लिमिट दे देंगे बस 0 to π/2, इसमें ये जोड़ देंगे। देखो दोनों का बेस सेम है, तो मैं एक ही बेस लिख लेता हूँ दोनों का, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दोनों का सेम है ना, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ऊपर वाले सेम जुड़ जाएंगे, बस रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा ऊपर भी, तो ये क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए इस पूरे से पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 to π/2 1 dx, 1 का क्या होता है, 1 का होता है आपका समाकलन x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2, जब आप लिमिट इसमें दोगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, और ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका π/2। अब यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आपकी आ जाएगी i इक्वल्स टू π/4। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा π/4, π/4 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें
हम क्या करेंगे दूसरे के कै में, देखिए इसमें दूसरे का क्या है, ये इसने फिर बहुविकल्पी दे दिया इसने यहाँ एक नंबर का, ठीक है ना। तो अगर बहुविकल्पी है तो हम बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच लगाएंगे। अगर हम इसको सब्जेक्टिव में कर दे, मतलब इसको थ्योरी में कर दे, तो हम कुछ अलग अप्रोच करते, ठीक है ना। अब देखिए मुझे सिर्फ ये चेक करना है इनमें से कौन सा सही है। तो मैं सिर्फ ये देखूंगा मेरी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर में है, ठीक है ना। अब मैं एक सेट यहाँ पे बना लूंगा, एक सेट यहाँ पे बना लूंगा, ठीक है ना। अब ये भी पूरा आर है और ये भी पूरा आर है, ये वाला आर है, ये प्रांत हो गया, ये दूसरा वाला आर है, ये सह प्रांत हो गया, ठीक है ना। अब इसके भी अंदर सारे नंबर पड़े हुए हैं, वास्तविक संख्याएं सारी, और इसके भी अंदर सारी वास्तविक संख्याएं पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास है फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू उठाऊं आर की, इसमें वैल्यू रखूं और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसमें मिलेगी, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू इसमें से, मेरे पास -1 भी रखा है, 0 भी रखा है, 1 भी रखा है, मैंने -1 इसमें डाली, वैल्यू -1 डाली, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर रखूंगा तो क्या आ जाएगा +1, और अगर 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो 1 है उस पे ये -1 भी आकर के मिल गया और ये 1 भी आकर के मिल गया, यानी दो की एक ही प्रतिबिंब बन गया। दो का एक प्रतिबिंब बनने का मतलब ये है कि ये फलन एक एक ही नहीं है। एक ही का मतलब है कि इसकी इमेज एक ही मिलती, इसका एक ही प्रतिबिंब होता और फिर इसका भी एक अलग प्रतिबिंब होता, लेकिन यहाँ यहाँ दो का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक एक ही तो नहीं है। अब देखिए इसमें एक एक ही बता रखा है तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी एक एक ही बता रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचे ये दो ऑप्शन। अब हमें ये देखना है बहुएकी, तो ये हो सकता है बहुएकी होगा क्योंकि एक एक ये नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें अच्छादक के लिए चेक करना है। अच्छादक का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी, अच्छादक के लिए बस आप ये चेक कर लो कि परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए, ठीक है ना। सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी सहप्रतिबिंब इसमें ना मिल रहा हो, ठीक है ना। यानी अब देखिए यहाँ पे जितने भी माइनस वाले हैं, -1 भी है यहाँ पे, -2 भी है यहाँ पे, -1.1, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है माइनस में भी, यहाँ पॉइंट वाले भी हैं, सब हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब चूंकि जब आप यहां से वैल्यू रखोगे इस फंक्शन में, चाहे आप इधर माइनस की वैल्यू रख लो चाहे प्लस की वैल्यू रख लो, तो जो वैल्यू यहां पे मिलेगी मुझे वो सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी जो मैपिंग बनेगी वो सारी पॉजिटिव वैल्यू पे बन जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए आप -2 उठा लो और 2 उठा लो, इनकी और इस 2 की भी, ये 2 पे ही आएगी, -3 की 3 पे आएगी, पॉइंट वालों की भी इस पॉइंट पे पॉजिटिव में आएगी, निगेटिव वाले सारे बच जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक भी एलिमेंट बच गया तो इसका मतलब परिसर बराबर सहप्रांत नहीं हुआ, तो ये अच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये अच्छादक भी नहीं होगा, तो ये ना तो अच्छादक है और ना ही एक एक ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 ना तो अच्छादक है ना एक एक ही है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, गया क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कोट इनवर्स माइनस के 1/√3, ठीक है ना। इसका मुख्य मान हमें बताना है, ठीक है ना। अब मुख्य मान चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना ये जो है आपके पास एक्स है, एक्स बराबर मान लेते हैं इसको कि ये कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, कोट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1/√3, और 1/√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी कोट π/3 की, तो माइनस के हम इसको लिख लेंगे माइनस के कोट π/3 की, ठीक है ना। π/3 लिख लिया हमने। अब देखिए क्या माइनस के कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई इसकी रेंज होती है। तो क्या ये वैल्यू अगर मैं कोट π/3 माइनस के ले लेता हूँ, ये माइनस अंदर पहुंचा कर इसमें कोट माइनस के π/3, कोट से कोट काट के इसकी वैल्यू -π/3 ले लेता हूँ, तो क्या इसके बीच में मिलेगी, वो नहीं, क्योंकि माइनस के π/3 इसके बीच में नहीं है, इसलिए हमें इस माइनस को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कोट एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, कोट माइनस के π/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोट एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कोट पाई माइनस π/3, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कोट पाई माइनस π/3 का मतलब है कोस 180 माइनस थीटा, ये सेकंड कोटेंट में कोट माइनस होता है और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब कोट से कोट हट जाएगा, यहाँ ये बचेगा 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 π/3 आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बच्चों जो है क्वेश्चन है वो हमने 324 कोड में, 324 बीडी कोड में, ठीक है ना, ये कराया हुआ है, दूसरे का घ क्वेश्चन है वहां पर भी ये, आप इसको वहां से कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अड़े क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि एबीसी के शीर्ष ये हैं, तो एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताओ। तो माना इनके हम क्या मान लेते हैं कि ये जो है शीर्ष ए बी और सी जो है अपने पास, हम इसको सदिश रूप से करेंगे, ठीक है ना, हम इसको वेक्टर से करेंगे, वेक्टर से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं।
ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये स्थिति सदिश दे रखे हैं इसने, एक स्थिति सदिश बी के और सी के, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ओ बी कह लेते हैं, है ना, बी का स्थिति सदिश को ओ बी कह लेते हैं और ए की स्थिति सदिश को ओ ए कह लेते हैं, ठीक है ना। ओ बी माइनस ओ ए निकल जाएगा। तो ओ बी माइनस ओ ए कैसे निकलेगा, इसमें से ये घटा करके बनाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1 आई कैप लगा देंगे इसके साथ, और 2 - 1 प्लस लगा करके 2 - 1 जे कैप, और फिर प्लस 3 - 1 3 - 1 के कैप, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। यहाँ से ए बी वैक्टर आ जाएगा। इसी तरह आपको ए सी वैक्टर निकालना है। ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी यानी सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ओ सी माइनस ओ ए। तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, देखिए यानी दो में से आपको एक घटाना है, तो 2 - 1 और इसके साथ आई कैप, फिर प्लस लगाओ, 3 में से एक घटाओ, 3 - 1 जे कैप, और फिर प्लस 1 - 1 के कैप, 1 - 1 के कैप, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 0 के कैप, 0 के कैप, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इसका ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण आ जाएगा। तो ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण भी आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है, देखिए आई जे के आप यहाँ पे लगा दो, और ए बी के क्या है, इसके 0 1 और 2 है ना, द्विघात अनुपात जो है 0 1 2 वो यहाँ रख दो, और इसके क्या है 1 2 और 0 इसके यहाँ रख दो। अब इनको सॉल्व कर लो, 1/2 अंदर अंदर सॉल्व करते हैं हम, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसका सारणिक निकलेगा। पहले तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लें हम ये, ठीक है ना, इसका भी फिर हमें परिमाण निकालना है सारणिक का, ठीक है ना। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परिमाण भाग लगाते हैं और इसके अंदर करते हैं, ये आ जाएगा आपका आई कैप इंटू ये गया 0 - 4 और फिर माइनस के जे कैप इसकी रो इसका कॉलम गया, ये क्या आ जाएगा आपका, इसकी रो इसका कॉलम गया, तो 0 - 2 यानी -2 आ जाएगा, और फिर प्लस के कैप, ये रो गई ये कॉलम गया, 0 - 1 यानी -1, और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा 1/2 परिमाण माइनस के 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस के 2 जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है ना बच्चों। इसका परिमाण जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16 और 1 17 और 4 21 यानी अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए, और इसमें 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं तीसरे का क्या क्वेश्चन पर। देखिए ये क्या है, अवकल समीकरण दे रखी है इसने y - x dy/dx इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy/dx, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, यानी एक जगह कर लो dy/dx पहले तो, ताकि हमें पता चले कि ये किस फॉर्म की है, a इंटू dy/dx। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, y - ay² इक्वल्स टू ये उधर गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए कॉमन इसमें से निकल जाएगा dy/dx, ठीक है ना। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और dy/dx इन दोनों में से कॉमन x प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए y की टर्म अलग हो गई, x की टर्म अलग हो गई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल, इसको हम कर सकते हैं चर पृथक्कीकरण, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस ए अगर मैं इधर कर दूं, और इंटू में ले आऊँ dx, और 1/y माइनस ए वाई स्क्वायर अगर मैं कर दूं, y - ay² और यहाँ पे कर दूं dy, ठीक है ना। तो यहाँ से हो सकता है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस ए, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इक्वल्स टू 1/ इसमें से y कॉमन 1 - ay बचेगा, और इंटू में आ जाएगा dy, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, इसको अभी समाकलन करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि हम इसका भी समाकलन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं सही से करके, ठीक है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/y इंटू 1 - ay को 1/y प्लस a/1 - ay। देखिए इसका एलसीएम ले करके जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 - ay आ जाएगा, फिर y की गुना a में हो जाएगी, ay प्लस क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, ay 1 बच जाएगा, तो यानी यही आ जाएगा सेम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ का समाकलन कर दूंगा मैं, ठीक है ना।
दोनों तरफ का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/x प्लस ए डी एक्स। और जब इधर का समाकलन करेंगे तो अलग अलग दे देंगे इनको, ठीक है ना, डी वाई प्लस समाकलन ए अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इनका तो मैं समाकलन डायरेक्ट कर दूंगा लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, हम इसको मान लेंगे। चलिए इसको हम कर भी लेते हैं पहले। इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log x प्लस ए, ठीक है ना, log x प्लस ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log y, ठीक है, प्लस ये जो का तू रहेगा a अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए लेट 1 माइनस ए वाई को हमने t मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए डी वाई इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, और डी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी बाई माइनस ए, ठीक है ना। अब देखिए जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, ये तो सेम रहेगी, log x प्लस ए रहेगा बराबर ये log y रहेगा, और देखिए प्लस समाकलन a अपॉन, इसकी जगह मैं t रख दूंगा, और इस dy की जगह मैं रख दूंगा dt अपॉन माइनस ए, यानी dt अपॉन माइनस ए। इस a से ये a कट जाएगा और ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपका log y माइनस 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t और t की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस ए वाई, ठीक है ना, प्लस आ जाएगा, इसमें हम log c लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, log c, ठीक है ना। देखिए ये कांस्टेंट है, इसको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये सारे इसमें हर टर्म लॉग में आ रही है, तो मैं इसमें कांस्टेंट भी लॉग में जोड़ दूंगा ताकि मुझे इसे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, log x प्लस ए और इक्वल्स टू ये log y माइनस 1 अपॉन ए वाई, ये जो है 1 माइनस ए वाई log m माइनस log n हो जाएगा, log m माइनस log n, तो हम इसको लिख सकते हैं log y अपॉन 1 माइनस ए वाई, एम अपॉन एन हो गया, और प्लस में आ गया log c। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, log x प्लस ए बराबर log, इसको m मान लो, प्लस log n मान लो, तो log m इंटू एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। log दोनों तरफ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस ए बराबर, चाहे तो मोड लगा लो चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इससे तो, और ये आ जाएगा वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू वाई सी, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 2 नंबर में है, लेकिन तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ख क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ख क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम चलते हैं ग क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ग, तीसरे का ग। देखिए बच्चों इसने ए दिया है, बी दिया है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ ए बी, ठीक है ना। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 माइनस 4 2 5, और आपके पास बी क्या है, बी है 2 4 3, और यह आ जाएगा 3 5 1। तो देखिए बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, फिर इस रो वाली दूसरी रो की पहले कॉलम में करेंगे तो ये वाला एलिमेंट बनेगा, और इस रो की इसमें करेंगे तो ये वाला एलिमेंट बनेगा, यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इस रो की इसमें गुना करते हैं, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 10 हो गए, प्लस 3 तिया 9 19 हो गए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 19। इसी तरह इसकी गुना इसमें करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, इसी तरह इसकी गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना, ये आ जाएगा 15, और जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना बच्चों, ये आपकी हो जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है, तो बी ए की हम क्या करेंगे, एक बी ए पहले बी लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास बी मैट्रिक्स है 2 4 3 3 5 1। इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ए में करेंगे। ए क्या है 1 2 3 माइनस 4 2 5, ठीक है ना। अब देखिए पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे पहला एलिमेंट बनेगा, फिर इसकी दूसरी रो में करेंगे दूसरा एलिमेंट, फिर इसकी तीसरी रो में करेंगे तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरी रो की दूसरे में करेंगे, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल गुना करके जब इसकी गुना इसमें करोगे तो -10 10 और 21, फिर माइनस के 16 18 और 37, और माइनस के 1 8 और 14, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी गुना करनी आती होगी, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घ क्वेश्चन तीसरे का घ। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4 है, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो बच्चों आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है आपके पास, tan इनवर्स, मान लीजिए ये m है, tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स n,
इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो ये होगा टेन इनवर्स m प्लस एन अपॉन वन माइनस एम एन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स m प्लस ये टेन इनवर्स n, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स बराबर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/3 अपॉन वन माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 3+2/6 अपॉन, यह आ जाएगा 6-1/6, 3×2=6, 6 में से गया, कैलकुलेशन तो आप पे आती होगी, 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 5, 6 में से गया 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 को हम क्या कर देंगे, टेन इनवर्स लिख देंगे 10π/4, 10 45 का मान 1 होता है, 10 से 10 हट जाएगा, आ जाएगा π/4, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सभी खंडों को हल कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष जो हैं वो ABC और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए के का मान क्या होगा। के का मान 12 और -2 होगा, दो अलग अलग वैल्यू के की आएंगी, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, हम पहले इसको लिख लेते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष, माना, या ऐसे लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष, क्या है त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष जो हैं वो A है 2, -6, B है 5, 4 और C है K, 4 है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखिए ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए बच्चों, इसको ऐसे याद कर लो आप, 123, 231, 312, ठीक है ना। बाहर x1 रखे हैं प्लस में सारे, और अंदर y में से दूसरा y घटाना है, ठीक है ना जी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, वो आपकी कुशलता है, आप किसी भी तरह इसको याद करें। मैं तो एक बस ट्रिक बता रहा हूँ कि मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने ऐसे कर रखा है 123, 231, 312, ठीक है ना, इजीली हो जाता है। तो 1/2, अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो उसने दिया है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है उसने 35। तो हम यहाँ 35 रख देंगे, इधर ये रख देंगे, हम यहाँ पे रखते नहीं, यहाँ पे रख देते हैं 35, 1/2, और x1 की वैल्यू क्या है, ये 2, कोमा y2 माइनस y3 यानी 4 - 4, ठीक है ना, प्लस x2 की वैल्यू 5 है, और फिर 4 + 6 y3 माइनस y1। देखिए y3 क्या है आपके पास 4, और y1 क्या है आपके पास -6, तो जब 4 में से -6 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 6 आ जाएगा, प्लस x3 के है, ये आ जाएगा -4, -6 - 4, और इसका मोड बंद हो जाएगा, 35 की गुना यहाँ पे हो जाएगी, हो जाएगा 70 इक्वल्स टू। अब देखिए जब आप ये मोड हटाओगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 4 - 4, ये तो जीरो होगी पहली वैल्यू, 6 4 10, 10 × 5 = 50 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस के 6 4 10, यानी के इंटू माइनस के आ जाएगा आपका 10, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू जो आएगी वो ये आ रही है प्लस माइनस के 70 इक्वल्स टू 50 माइनस के 10 के। अब 10 के भी आप इधर पहुंचा दो तो ये क्या हो जाएगा 10 के प्लस माइनस के 70 इक्वल्स टू 50, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, प्लस लेने पर, अब देखिए प्लस लेने पर ये क्या हो जाएगा 10 के प्लस 70 इक्वल्स टू 50, 70 इधर गए तो 10 के इक्वल्स टू 50 माइनस 70, ये क्या हो जाएगा 10 के इक्वल्स टू 50 में 70 गए 20 माइनस के, और के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो के की वैल्यू -2 वाली आ गई। अब चलते हैं आगे, माइनस लेने पर, एक बार इसको माइनस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लेने पर 10 के, यहाँ पे माइनस ले लो अब की बार, 70 इक्वल्स टू 50, 70 उधर चला जाएगा, 10 के इक्वल्स टू 70 प्लस 50, और 10 के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, और के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो आपकी के की वैल्यू -2 हो जाएगी, के की वैल्यू 12 हो जाएगी, और ये बात हो जाएगी आपकी प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। ये इसने कहा था कि के का मान 12 और -2 होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फोर्थ का ख क्वेश्चन है ना, फोर्थ का ख, ये कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 हो और बराबर π/4 हो तो x का मान बताओ। तो बच्चों जो अभी फॉर्मूला हमने पीछे क्वेश्चन में लगाया था tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स n वाला, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ये पूरा m है, ये पूरा n है, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन 1 - m इंटू
n, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका, और ये π/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये tan इनवर्स एज इट इज़ रख लो, और अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x-2 x+2, ठीक है ना। तो x माइनस इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी x-1 के पास, तो x-1 इंटू x+2 हो जाएगा, और प्लस x+1 के साथ गुना हो जाएगी इसकी x-2 की, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास अपॉन, जब इनकी गुना हो जाएगी तो गुना में जब एलसीएम करेंगे तो ये गुना यहाँ हो जाएगी इसकी x-2 इंटू x+2, और माइनस ये दोनों यहीं पे रहेंगे, ये आ जाएगा x-1 इंटू x+1, और पूरे के अपोन में आएगा x-2 इंटू x+2, ये हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू आ जाएगा π/4, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब क्या होगा, इनको सॉल्व करते हैं जो अपने पास है, इसकी जो tan इनवर्स है इसको आप इधर भेज दीजिए, tan π/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x की एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, x की 2 में करेंगे 2x प्लस के, और 1 की फिर x में करेंगे -x, तो 2x माइनस एक्स, तो कितना बचेगा, ये बचेगा x ओनली, और माइनस क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस आगे करेंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस एक्स, और माइनस के 2 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा आपका ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी x² -4 आ जाएगा, और माइनस ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a² माइनस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है तो ये a² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका tan π/4, ठीक है ना। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ये हो गया आपका 2x², और यहाँ पे x² से x² कैंसिल आउट हो गया, -2 कितना हो गया, -4 अपॉन -4 प्लस के 1 कितना हो गया, -3 और इक्वल्स टू tan π/4 की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ से 2x² -4 इक्वल्स टू -3 की गुना 1 में कर दो तो -3 आ जाएगा, 2x² इक्वल्स टू +4 -3, यानी हो जाएगा आपका 2x² इक्वल्स टू 1 और x² इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 1/√2, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है ना। यह आ जाएगा आंसर। जब भी आप रूट लगाओ तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि आप जब स्क्वायर खुलता है तो दो वैल्यू आती हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, गया क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, गह क्वेश्चन आपका, ये गह क्वेश्चन जो आपका है ये 324 BC में पहले ही आ चुका है, और हमने उसका जो है सॉल्यूशन भी करा दिया है, ठीक है ना। ये सातवें का ख है, वहाँ पर 324 BC सातवें का ख। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है ना बच्चों। हम टाइम बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम बचाएंगे जितना भी होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें आपको 6 क्वेश्चन इसने दे रखे होंगे, उनमें से हमें 5 करने होंगे, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ख क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ना। पांचवें का ख क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये एकदम। ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए x4/x-1 इंटू x² + 1। देखिए बच्चों, वैसे तो आपको ये लगेगा कि ये जो है आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन है, आंशिक भिन्न वाला, जिस तरह a/x-1 मानते हैं ना, bx + c/x² + 1 मानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ऊपर x है उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा है क्या। अगर ऊपर ज़्यादा है तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, अगर कम है नीचे से, नीचे ज़्यादा है या बराबर है तो हम लगा सकते हैं वो वाला, ठीक है ना, आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं लगा सकते, तो आपको इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x4 अपॉन, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये आ जाएगा आपका x³ - x² + x-1। अब देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है और ऊपर 4 है, यानी ऊपर की ज़्यादा है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको डिवाइड करना भी सिखाते हैं, कैसे करेंगे डिवाइड। x की पावर 4 को आप डिवाइड कीजिए इससे, x की पावर 3 -x² + x और -1 से। अब यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए आपको क्या लाना है, x4, आपके पास x³ है तो आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे, तो x की मल्टीप्लाई करोगे, x की मल्टीप्लाई जब आप x³ में करोगे तो x4 बन जाएगा, ठीक है ना। आपको x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा -x³, फिर x की मल्टीप्लाई x में भी करनी पड़ेगी, ये x² हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में भी करनी पड़ेगी, -x हो जाएगा। अब देखिए जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, जो बचेंगे वो बाकी झूठ के तू नीचे, x³ प्लस का x² और माइनस के x प्लस का x, ठीक है ना। अब देखिए
आपके पास ये पहले से ही सारे रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं +1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब चाहिए, ये एक्स क्यूब चाहिए और एक्स क्यूब मेरे पास है, तो बस मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करूंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इनमें भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा -के x²। फिर 1 की मल्टीप्लाई एक्स में भी करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा आपका +के x। और इस 1 की मल्टीप्लाई -1 में भी करनी पड़ेगी, आ जाएगा आपका -के1। ये आपका -के x² था भाई, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और माइनस प्लस के भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस माइनस के भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x+1 सहित 1 अपॉन ये, ठीक है ना। ये ऐसे आ जाएगा, x+1 सहित 1 अपॉन ये वाला, ये 1 अपॉन ये, यानी x³ - x² प्लस x-1, ठीक है ना। सहित में जो है प्लस ही तो लगता है ना, इसकी गुना इसमें करके प्लस करके 1 ही तो आता है वो, तो इसीलिए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x+1 प्लस 1 अपॉन, अब इसकी मल्टीप्लाई जो हमने करी थी इसी की तो करी थी ना आपस में मल्टीप्लाई, तभी तो ये आया था, ये आया था, है ना। अब वापस इसको हम ऐसे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x-1 और इंटू में आ जाएगा x² प्लस 1, ठीक है ना। अब इसका समाकलन हम करेंगे, ठीक है ना, इसका समाकलन हम करेंगे। तो हमने ये डिवाइड करके लिखा है इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा dx, इसी तरह ये समाकलन हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका dx, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x+1 dx प्लस समाकलन 1 अपॉन x-1 x² प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका तो हम कर ही देंगे, ये हो जाएगा x का हो जाएगा x²/2 और 1 का हो जाएगा x प्लस, इसको हम i मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और आई मान करके इसके समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब इसका अलग से करेंगे, ठीक है ना, और फिर वापस आकर के इसी में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई इक्वल्स टू आपके पास आ गया समाकलन 1 अपॉन x-1 इंटू x² प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ आप ये लेकर के चलो 1 अपॉन x-1 इंटू x² प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब आपके पास सिंगल एक फैक्टर होता है जिसमें x की पावर 1 हो, तो आप उसको लिख सकते हो a अपॉन x-1, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन x-1। अगर यहाँ पे ये भी सिंगल पावर होता है, ये स्क्वायर ना होता, सिंगल होता है x+1, तो हम लिखते हैं प्लस b अपॉन x+1, ठीक है ना, b अपॉन x+1। लेकिन यहाँ पे ये 2 डिग्री का है, अगर ये 2 डिग्री का है मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये एक द्विघात समीकरण बन रही है। तो अगर ये द्विघात समीकरण बन रही है तो आपको ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा bx प्लस c अपॉन नीचे आ जाएगा x² प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं आगे, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ज्यों का त्यों x-1 और x² प्लस 1, और यहाँ से जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी x-1 और x² प्लस 1 नीचे आ जाएगा। x-1 से ये गया, यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x² प्लस 1 में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, प्लस bx प्लस c की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-1 में, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाले से नीचे वाला ये साफ हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 इक्वल्स टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x-1। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपका मेन काम ये है कि a b c के मान निकालना, ठीक है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को a b c के मान निकालने में, ठीक है ना। तो आपने अगर ये a b c के मान निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंगल फैक्टर ढूंढना है। जैसे ये है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म 0 है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू एकदम आ जाएगी डायरेक्ट। तो आपको ऐसे ऐसे सिंगल फैक्टर ढूंढने हैं जो एकदम 0 हो जाए वैल्यू रखते ही, और आप वो वैल्यू रख दीजिए। जैसे मैं अब यहाँ x बराबर 1 रखता हूँ, जैसे मैंने x बराबर 1 रखा, पुट x इक्वल्स टू 1, समीकरण नंबर 2 मान के लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में है ना x बराबर पुट समीकरण नंबर 2 में x बराबर 1 रखने पर तो ये क्या आ जाएगा, 1 इधर तो एज इट इज़ 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 इंटू ए इंटू यहाँ पे 1 रखूँगा, 1² 1 रहेगा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, प्लस इसमें कुछ ना रखो, यहाँ पे 1 माइनस 1 जब हम रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 की गुना जब इसमें करूँगा सारा 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, ए की वैल्यू निकलेगी 1/2, ठीक है ना। अब देखिए, जब ए की वैल्यू आपके पास निकल गई, अब की बार x बराबर 0 रख के देख लो। जब 0 रखोगे तो ये वैल्यू, ये b खत्म हो जाएगा। जब 0 रखोगे x की वैल्यू तो ये खत्म हो जाएगा b। a की वैल्यू आपके पास आई गई, वो यहाँ रख देंगे तो c का मान आ जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर, अब की बार x बराबर 0 जब हम रखेंगे तो इधर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ये 0 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस ये तो 0 हो गया पूरा, ये खत्म। यहाँ पे आ जाएगा c इंटू ये वाला c इंटू 0 माइनस 1 यानी -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू रख दो, 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 1/2,
1/2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रहेगा और माइनस क्या आ जाएगा सी को उधर भेज दो 1 को इधर ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल्स टू 1/2 -1 यानी आ जाएगा माइनस के 1/2। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब एक वैल्यू और रह गई बी की, आपके पास ए भी आ गया सी भी आ गया। अब देखिए आपने 1 भी रख दिया 0 भी रख दिया, -1 रख के देख लीजिए। ठीक है ना। और सिंपल ए और सी के मान भी आप रख सकते हैं ये। तो हम क्या करेंगे x बराबर -1 रख लेते हैं। -1 रखने पर छोटी से छोटी वैल्यू रखना, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। अब हमने 1 रखा यहाँ पे, झूका तू और ए इंटू जब मैं -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आ जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा ये 2। ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पे -1 रखूंगा तो ये -b हो जाएगा और b की वैल्यू मेरे पास अभी है नहीं तो मैं इसको -b ही रख दूंगा। प्लस c की वैल्यू मेरे पास -1/2 है तो इसकी वैल्यू भी मैंने रख दी -1/2। x की वैल्यू मैंने -1 रखी है तो ये -1 और -1। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए की वैल्यू है 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस -2 आ जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं। -2 की मल्टीप्लाई जब मैं -b में करूंगा तो हो जाएगा 2b प्लस के माइनस माइनस प्लस और माइनस के 2 की जब मैं -1/2 में करूंगा तो हो जाएगा प्लस के 1, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 2 से ये भी 2 कट गया तो ये आ गया 1 बराबर 1 और प्लस 2b+1, 2b+1, 1 से ये वाला 1 भी कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 1 इधर गया माइनस में तो b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी माइनस के 1/2। ठीक है ना। तो सारी वैल्यू आपके पास आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई। बस ये उठा करके अब आपको कहाँ रखनी है, देखिए मैं बताता हूँ। ये वैल्यू आपको इसमें रखनी है, यहाँ पे रखनी है और इसका समाकलन कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका ये वाला समाकलन आ जाएगा। ठीक है ना। जब आप जो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली वो यहाँ रख दीजिए और इसमें रख करके इस वाली का समाकलन कर दीजिए। इसको मैं मान लेता हूँ, चलो ये समीकरण नंबर पी है। ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू समीकरण पी में रखकर उसका समाकलन कर दो तो आई की वैल्यू आ जाएगी और आई वो यहाँ रख देंगे फिर उठा करके समीकरण 1 में। ठीक है ना। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ए बी सी का मान समीकरण पी में रखकर समाकलन करने पर तो देखिए जब हम p में रख के समाकलन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा i बराबर समाकलन ये हो जाएगा। a की वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू है 1/2 अपॉन x-1 dx, यहाँ रख दिया अलग, प्लस फिर समाकलन लगाएंगे। b की वैल्यू है -1/2 और इंटू में x आएगा और फिर -1/2 और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना x² + 1 और ये आ जाएगा dx। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 आ गया बाहर, समाकलन 1/x-1 dx। ठीक है। इन दोनों में से -1/2 कॉमन ले लो, बाहर रख दो, -1/2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा x+1/x² + 1 dx। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2, इसको तो मैं लिख सकता हूँ log x-1 माइनस 1/2। अब इनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, समाकलन x/x² + 1 अलग dx और प्लस 1/x² + 1 dx अलग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 log x-1 तो हो गया जू का तू माइनस 1/2। यहाँ देखिए जब इसको मैं t मानूंगा तो 2x dx का आएगा और 2 मेरे पास यहाँ है नहीं तो मैं क्या करता हूँ 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसको कर लेता हूँ ताकि 2x dx आ जाए। देखिए अब अगर मैं इसको t मानूंगा तो ये 2x dx का आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1/t log t हो जाएगा अब इसका। या आप ये देखिए जब भी किसी फंक्शन का इस फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन रखा हो तो आप बस वहाँ log fx कर दीजिए सीधा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 तो ये और ये हो जाएगा log x² + 1 इसका समाकलन और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये tan इनवर्स x का समाकलन। ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका प्लस c। अब ये वैल्यू जो आई की आई आपके पास, ये वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है ना। किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में जब हम रखेंगे वैल्यू तो समीकरण 1 क्या कहती थी, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देना, समीकरण 1 से समीकरण 1 में था आपके पास x²/2 प्लस x प्लस, अब ये तो इतना था और प्लस था i। अब i की जगह ये वैल्यू वापस सारी जो की तू 1/2 log mod x-1 फिर माइनस 1/2 की गुना करेंगे 1/4 log x² + 1 और इस -1/2 की गुना इसमें भी होगी तो ये हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 5वें का ग
ये कह रहा है कि हल कीजिए 1+y² इंटू डी एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास या तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो या डी एक्स अपॉन डी वाई हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि हमने ये बना के देख ली। तो हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अगर आपको ये लगता हो, देखिए पहले हम इसको बनाते हैं। 1+y² डी एक्स अपॉन डी वाई, ये यहाँ आ गया इक्वल्स टू, बल्कि ये यहाँ से हटा दो, इसको अपॉन में ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1+y²। ठीक है ना। अब देखिए, इसको इसके अपॉन में अलग अलग दे देंगे, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1+y² माइनस, ये हो जाएगा 1/1+y² इंटू एक्स। ठीक है ना। अब ये इधर आ गया, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/1+y² इंटू एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1+y²। ये फॉर्म बन गई। तो बच्चों, अब यहाँ पे एक बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म कब बनेगी, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म कब बनेगी, हम ये कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे। तो बच्चों, ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि जिससे एकदम से पता चल जाएगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस से आती है चीज़, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी इसको पहचान कर पाओगे। ठीक है ना। तो आप एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स बना करके देख लीजिए, नहीं बनेगी वो तो फिर डी एक्स अपॉन डी वाई ट्राई करना। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू से करने पर। ठीक है ना, की तुलना इतने से करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1+1/y² और q की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन 1+y²। ठीक है ना। अब देखिए, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक क्या होता है, e की पावर p dy। ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपका p जो है y की टर्म में निकला है तो बस यहाँ p dy लगा दीजिए, अगर ये x की टर्म में निकला है तो p dx लगा दीजिए। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कि अगर मेरा p और q y की टर्म में है तो p dy हो जाएगा, ये dy आ जाएगा यहाँ पर, और अगर ये x की टर्म में है तो ये dx आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन 1/1+y² इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स y। ठीक है ना, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब निकालते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या होगा बच्चों, ये होता है x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। अब x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर टेन इनवर्स y, तो यहाँ पर रख दीजिए e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू समाकलन q की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स y अपॉन 1+y² इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y, e की पावर टेन इनवर्स y रख दीजिए, और प्लस डी वाई, और प्लस में आ जाएगा c। अब देखिए, यहाँ पे इसका समाकलन करने के लिए आपको क्या करेंगे, टेन इनवर्स y को t मान लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1+y² डी वाई का आ जाएगा डी टी। ठीक है ना, माना। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे आ जाएगा आपके पास x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू समाकलन, टेन इनवर्स y की जगह हमने t रखा है तो t आ गया, और e की पावर में यहाँ पे भी t आ जाएगा, e की पावर में t, और 1/1+y² इंटू डी वाई की जगह आ जाएगा dt, ये आ जाएगा dt प्लस c। ठीक है ना। अब देखिए, x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t e t का समाकलन करेंगे फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान करके, खंड समाकलन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन जूगा तू, दूसरे का समाकलन e की पावर t जूगा तू माइनस, अब होल समाकलन आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा dt प्लस c। अब दोबारा देखेंगे, t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t प्लस c। अब देखिए, वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स y इंटू e की पावर टेन इनवर्स y माइनस e की पावर टेन इनवर्स y प्लस c, और x e की पावर टेन इनवर्स y है यहाँ पर। अब देखिए, e की पावर टेन इनवर्स y से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर टेन इनवर्स y, e की पावर टेन इनवर्स y यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से इसके अपॉन में आ जाएगा c अपॉन e की पावर टेन इनवर्स y। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, चलते हैं फिफ्थ के घ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको करना है तो हमने 324 AX कोड में हमने इसको करा रखा है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अब देखिए, चलते हैं अडे क्वेश्चन पर, पाँचवें का अडे क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए, ये कह रहा है कि आव्यू ए जो है, आव्यू ए क्या है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। इस आव्यूह को एक सममिताव्यूह तथा एक विषम सममिताव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ आपको।
सबसे पहले आपको क्या करना है, माना आपको ये लिखना है, माना जो ए है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू बराबर ए, ठीक है ना। ए को P और Q के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां जहां आपके पास P जो है वो क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश होगा, और Q जो होगा वो 1/2 ए माइनस ए डैश होगा, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डैश निकालते हैं, ए का डैश निकालते हैं। तो ए का डैश मतलब जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, 3 3 माइनस 1, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम -2 1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम -4 -5 और 2, ठीक है ना। ये बन गया ए डैश। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे पी, पी इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए आपके पास क्या है, 3 3 -1 -2 1 -4 -5 2। अब इसको आप क्या कीजिए, इसके साथ ए डैश के साथ जोड़िए। ए डैश क्या है, 3 3 -1 -2 1 -4 -5 2, इसके साथ जोड़िए, और इस पूरे के अपॉन में जो है बाहर 1/2 रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए जोड़ते हैं, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में, तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 3 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, -4 -1 -5, जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको इसमें जोड़ दो, 3 में से 2 गया 1, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा आपका -5, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। 1/2 की भी गुना कर दीजिए अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -5/2, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका -2, ये आ जाएगा आपका -5/2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। ये आपका आ गया P, ठीक है। अब P डैश निकालिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि P डैश जो होगा, ये जो P होगा ये एक सममिताव्यु होगा, और Q जो होगा एक विषम सममिताव्यु होगा, ठीक है ना। P डैश देखिए, P डैश हम P डैश निकालते हैं, P डैश मतलब इसकी रो को इसका कॉलम बना दीजिए, 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 ये वाली रो को कॉलम बना दो, -2 इस वाली रो को कॉलम बना दो, -5/2 -2 और 2। देखिए इसका डैश भी निकाला, फिर भी हम ये P ही बन रहा है ना, सेम ऐसा ही बन रहा है, तो ये क्या बन गया, P बन गया। अतः अतः P एक सममित आव्यूह है, यहाँ से तो ये क्लियर हुआ, सममित आव्यूह है। अब हमें क्या दिखाना है कि Q एक विषम सममिताव्यूह है, तो आप क्या करो, आप Q निकालो। Q क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है ना। तो 1/2 और उसके अंदर आप ए रखो पहले, तो ए है आपके पास 3 3 -1 -2 1 और -4 -5 और 2। अब इसमें से आप ए डैश घटाओ, ए डैश क्या है, 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 2, ठीक है ना। ये आपके पास ए डैश है। अब इसमें से आपको ये घटाना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इसको घटा देंगे तो ये बचेगा आपके पास, 3 में से 3 की 0, यह आ जाएगा 5/2, यह आ जाएगा 3/2, इस 1/2 की भी गुना हम अंदर कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास -5/2, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा -3/2, यह आ जाएगा -3 और यह आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्यू डैश निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, क्यू डैश। क्यू डैश क्या आ जाएगा, 0 5/2 3/2, इस रो को कॉलम बना दिया, फिर इस वाली रो को कॉलम बना देंगे दूसरा, -5/2 0 और 3, फिर इस वाली रो को दूसरा तीसरा बना देंगे, -3/2 -3 और 0। अब देखिए ये जो है ये सेम बन रही है इसकी जैसी, बस क्या है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, देखिए ये 3 एलिमेंट प्लस के तो इसमें ये 3 एलिमेंट माइनस के आ रहे हैं, और इसमें ये 3 एलिमेंट माइनस के तो इसमें ये प्लस के आ रहे हैं। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वापस से यही बन जाएगा क्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एलिमेंट 0 है, तो ये आ जाएगा क्यू डैश बराबर -क्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः आपके पास क्यू जो है एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अतः हम क्या कर सकते हैं, P प्लस क्यू को जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, अतः
पी प्लस क्यू को जोड़ करके लिख दोगे। आप पी आप व्यू यहाँ लिख लेना, प्लस क्यू आप व्यू यहाँ लिख लेना, दोनों को जोड़ना, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, हम क्या कर देंगे, बस यही हमने जोड़ करके दिखा दिया उसको, बस ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी उसने कहा था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका च क्वेश्चन, 5वें का च। ठीक है ना, देखिए ये क्या कहता है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 + x, ये 1 + x है। ठीक है ना, और प्लस अंडर रूट 1 - x, इसमें बराबर क्या दे रखा है इसने, कह रहा है कि सिद्ध करो π/4 - 1/2 कोस इनवर्स x है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसकी चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, x = cos 2 थीटा पुट करेंगे इसमें। ठीक है ना, ऐसे कह दो, रखने पर x बराबर cos 2 थीटा रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा माइनस प्लस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, आपके पास cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, एक तो है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक है आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो जहां आपको 1 + 1 की जरूरत पड़ेगी वहां आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, जहां आपको -1 की जरूरत पड़ेगी वहां ये वाला लगाना। ठीक है ना, अब देखिए टेन इनवर्स, यहाँ पे 1 है तो मुझे ये 1 काटना है, तो मुझे -1 की जरूरत है यहाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन बाहर माइनस है, अब मुझे इस cos 2 थीटा में एक प्लस का 1 लाना होगा ताकि ये माइनस हो जाए और फिर इसे कट जाए। ठीक है ना, तो प्लस का 1 लाने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 1 - 1, और जब ये माइनस अंदर गुना करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है ना, अपॉन ऐसे ही नीचे वाला सेम हो जाएगा, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और प्लस अंडर रूट 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 1 से ये वाला 1, इस 1 से ये वाला 1 और इसी 1 से ये वाला 1, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट टू कोस स्क्वायर थीटा से रूट कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा माइनस, इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट 2 और ये बनेगा साइन थीटा अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट 2 कोस थीटा और ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर से और नीचे से दोनों में से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लिया, बल्कि √2 कोस थीटा कॉमन ले लीजिए आप, √2 कोस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 - √2 तो बाहर चला गया, साइन थीटा के अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा, तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसी तरह अपॉन में यहाँ पे भी √2 कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 + साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा। अब इस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस ये tan थीटा जो का तू अपॉन 1 प्लस, इस tan थीटा के इंटू में भी 1 होगा, उस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 और इंटू में tan थीटा जो का तू, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, tan a + b का, tan a - b का, तो हो जाएगा π/4 माइनस थीटा का। ठीक है ना, tan a - b का, तो यहाँ से tan से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने माना था x बराबर cos 2 थीटा, यहाँ से थीटा निकालना है, तो कोस इनवर्स इधर आएगा, पहले तो कोस इनवर्स x आएगा = 2 थीटा बचेगा, फिर ये 2b अपॉन में आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स x आ जाएगा = थीटा में। ठीक है ना, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है ना, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।